हमारे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। न्यूज एट 10 की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए देश में मनरेगा की जगह नया कानून। राष्ट्रपति ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर किए हस्ताक्षर। शांति विधेयक समेत 2 और अन्य कानून को भी मंजूरी। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली कांड का मुख्य आरोपी आलिम मोल्ला गिरफ्तार। गवाह भोला घोष की हत्या की साजिश रचने का है आरोप। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर शेख हसीना का हमला। कहा, अवामी लीग के बिना आम चुनाव के जरिए राज्याभिषेक की कोशिश। अराजकता भरे माहौल पर अमेरिका ने भी जताई चिंता। रूस शांति हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। ट्रंप के विशेष दूत का फ्लोरिडा में यूक्रेन शांति वार्ता के बाद अहम बयान। और राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड की दोहरी मार। शीतलहर और कोहरे का चढ़ा साया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने बढ़ाई ठंडक। और सुर्खियों के बाद न्यूज एट 10 में शुरुआत करते हैं खबरों की विस्तार से। संसद से इस हफ्ते पारित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है और इसी के साथ अब ये कानून बन गया है। 2047 में विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ अब नया कानून मनरेगा योजना की जगह लेगा। मनरेगा योजना यूपीए सरकार लेकर आई थी। 18 दिसंबर को लोकसभा और 19 दिसंबर को राज्यसभा में जी राम जी विधेयक को पारित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत 2047 विजन, विकसित भारत के लिए विकसित गांव का संकल्प, गांवों में रोजगार आजीविका को मजबूती देने का इरादा, कृषि उत्पादकता मजबूत करने का उद्देश्य, मनरेगा से आगे बेहतरी का कदम। बिल में 125 दिन का काम की कानून गारंटी। मनरेगा में पहले सिर्फ 100 दिन मिलता था काम। और आपको बता दें कि काम न मिलने पर भी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है। मजदूरी देरी से मिलने पर अतिरिक्त भुगतान की व्यवस्था भी इसमें की गई है। और योजना के लिए 1,51,282 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। प्रशासनिक व्यय को भी बढ़ाया गया है। 6% से बढ़ाकर प्रशासनिक व्यय को 9% कर दिया गया है। गरीब और विकास के हक की बात ये कानून करता है। मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी इसमें सुनिश्चित की गई है। स्थानीय नियोजन और श्रमिक सुधार पर भी जोर दिया गया है। साथ ही योजनाओं के एकीकरण पर सरकार का फोकस है। ग्रामीण आय सुरक्षा को मजबूत करने का इरादा है। आपको बता दें कि महंगाई पर भी इसका असर होगा। उत्पादन लागत कम करने से फसलों के दाम नहीं बढ़ेंगे। इसके अलावा काम के दिन भी बढ़ाए गए हैं। मजदूरों के लिए सालाना 100 की जगह अब 125 दिन का काम किया जाएगा। और साथ ही पीक सीजन में राहत दी गई है। बुआई कटाई के समय मजदूरों की कमी अब नहीं होगी। और जो नया कानून बनाया गया है जी राम जी विधेयक के जरिए, राज्य सरकारें 60 दिन तक काम रोक सकेंगी। साथ ही मजदूर उपलब्ध रहने से अतिरिक्त वेतन अब नहीं देना होगा। इसके जरिए किसानों को सीधे तौर पर फायदा लेने की कोशिश की गई है। ये कानून मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गांव का संकल्प पूरा करता है। इसमें एक और विशेष प्रावधान है। प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ा के 9% कर दिया गया है। इस राशि से काम कराने वाले हमारे साथी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मैं टेक्निकल स्टाफ, उसको समय पर वेतन मिलेगा, भरपूर वेतन मिलेगा, ताकि वो ठीक से काम करा सके।
तो मनरेगा की जगह इस नए कानून ने ले ली है। बड़े स्तर पर क्या अंतर आने वाला है, आसान शब्दों में इसे समझते हैं। आपको बता दें कि पीक सीजन में राहत देने की पूरी कोशिश की गई है। साथ ही बुवाई कटाई के समय मजदूरों की कमी अब नहीं होगी, ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। और राज्य सरकारें 60 दिन तक काम रोक सकेंगी। और इस नए कानून के जरिए किसानों को भी फायदा देने की कोशिश की गई है। मजदूर उपलब्ध रहने से अब अतिरिक्त वेतन नहीं देना होगा और साथ ही महंगाई पर असर भी होगा। उत्पादन लागत कम करने से फसलों के दाम अब नहीं बढ़ेंगे और इस कानून के जरिए काम के दिन भी बढ़ाए गए हैं। मजदूरों के लिए सालाना 125 दिन का काम है। पहले 100 दिन का काम दिया जाता था, लेकिन अब 125 दिन का काम मजदूरों को दिया जाएगा। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देने की कोशिश इस नए कानून के जरिए की गई है। खेतों में समय पर काम, गांवों में नकदी प्रवाह इसके जरिए बढ़ेगा और किसान और मजदूर दोनों के हित इसमें सुरक्षित रखे जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपी आलिम मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोपी आलिम मोल्ला पर शेख शाहजहां के खिलाफ दर्ज कई मामलों के महत्वपूर्ण गवाह भोला घोष की योजनाबद्ध तरीके से हत्या करने की कोशिश का आरोप है। तो गवाह की हत्या की साजिश का आरोपी है आलिम मोल्ला, जिसको पुलिस ने दबोच लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बीती 10 दिसंबर को जब भोला घोष बशीरहाट उपमंडल अदालत जा रहे थे, तब बसंती हाईवे पर एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। यह सुनियोजित हमला था और इस घटना में भोला घोष के छोटे बेटे और ड्राइवर की मौत हो गई थी, जबकि भोला घोष किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे थे। इस मामले में भोला घोष ने न्याजात थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है और एफआईआर में 8 लोगों के नाम शामिल थे। उस एफआईआर में पहला नाम आलिम मोल्ला का ही था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। भोला घोष का दावा था कि दुर्घटना के समय आलिम ही ट्रक चला रहा था और घटना के 11 दिन बाद पुलिस ने आलिम को गिरफ्तार कर लिया है। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। मुख्य आरोपी को, जिसका नाम आलिम मोल्ला है, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। गवाह की हत्या का साजिश था ये आरोपी आलिम मोल्ला। तस्वीरों में हम आप देख सकते हैं उसकी तस्वीर। आलिम मोल्ला को पुलिस ने दबोच लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, संदेशखाली कांड का मुख्य आरोपी आलिम मोल्ला है। गवाह की हत्या की साजिश रचने का आरोप इस पर है और एक ट्रक जिससे टक्कर इसने मारी, बताया जा रहा है कि वो ट्रक भी आलिम मोल्ला ही चला रहा था। ये खुद मुख्य गवाह भोला घोष ने दावा किया है। 10 दिसंबर को भोला घोष गवाह को मारने की साजिश रची थी आलिम मोल्ला ने। और आपको बता दें कि इस दुर्घटना में भोला घोष के बेटे और ड्राइवर की मौत हो गई थी। तो पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, संदेशखाली घटना का मुख्य आरोपी आलिम मोल्ला गिरफ्तार हो चुका है। আমার যন্ত্র তোমাকে সেসবটা শেয়ার করতে পারবো না বাবা। তুমি নিচে নেমে দেখো, বৌমাটা বসে আছে, ছোট্ট বাচ্চা 5 বছর নাতনিটা দাঁড়িয়ে আছে, শুধু বলছে বাবার বাইকটাই বাবা কই। আমি কি বলবো, ওরা তো নিছকভাবে আমাকে মেরে ধরে খুন করে দিত, আমি কোনো কষ্ট পেতাম না। বয়সটা অনেক হয়ে গেছে, বাবা এর ছেলের অন্তর্জলি চোখে দিচ্ছি, এর চেয়ে কি কষ্ট। প্রশাসনিক আমার আস্থা আছে যে আমার ছেলের সুবিচার পাবো এবং আমি এই আবেদনটা আমি আমার জননেত্রী, আমার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠাতে চাই। ম্যাডাম, আমার এটা সুন্দরভাবে দেখবেন এবং আমি যে এখন ভয়ে ভয়ে আছি, আতঙ্ক আছি, আমার যেন আমার পরিবারটা শেষ করে দেবে এখন চিন্তা করছি। আমাকে যেন একটু পুলিশি সহায়তা পাই, এটা আমি दावी করছি। तो संदेशखाली कांड का मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, भोला घोष को भी हमने सुना, उनके बेटी की मौत हो गई इस घटना में और सुनियोजित ढंग से उन्हें मारने की साजिश रची गई थी क्योंकि वो मुख्य गवाह थे
और अब गिरफ्तार हुआ है मुख्य आरोपी। अब पराक्रम देखिए, 10 दिसंबर को जब ये घटना घटी तभी पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस घटना को लेकर हलचल सी मच गई, क्योंकि शेख शाहजहां जो संदेश खाली का एक समय वहां का त्रास माना जाता था, तो उस संदेश शेख शाहजहां के सहयोगी है ये आलिम मोल्ला और भोला घोष। संदेश खाली में शेख शाहजहां के खिलाफ जो काफी सारे मामले हैं उसमें मूल वो गवाह थे, अहम गवाह थे। और उस भोला घोष के ऊपर हमला होने के बाद भोला घोष खुद ये आरोप किए थे कि उनको मारने के लिए ये पूरा साजिश रचाया गया था। और आखिर में ये पता चल रहा है कि वो जो कहे थे भोला घोष के दो लोग बाइक से निकल गए थे, उस कुद्दूस आफरीदी वो बाइक चला रहे थे, कुद्दूस शेख, माफ कीजिए, कुद्दूस शेख वो बाइक चला रहे थे और उन्होंने ही आलिम को वहां से भगाया। उन्होंने एक भेरी में एक अपना जो मोबाइल वो फेंक दिया था और कल कैनिंग की एक जगह से आलिम मोल्ला को पुलिस ने दबोचा और अभी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसके बाद रिमांड ली जाएगी, बयान होंगे। और आपको लगता है कि देखिए, इससे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी जो है उनके कार्यकाल में किस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि संदेश खाली कांड का मुख्य गवाह था भोला घोष और सुनियोजित ढंग से ये पूरी साजिश रची गई थी। देखिए, जो घटना यहाँ पे घटी, जैसा भोला घोष का आरोप है, ये काफी फिल्मी है और ये एकदम ऐसा फिल्मों में होता है कि इस तरह से गवाह को हटाया दिया जाता है। और ये वास्तव में देखा गया है कि पश्चिम बंगाल का यही हाल है, जहाँ पे फिल्मी स्क्रिप्ट दोहराए जा रहे हैं और ये इतने ज्यादा बेखौफ है ये सब काम करने के लिए। वो भी जताता है कि कितने ये बेखौफ है, इनका कोई डर नहीं है, जो कानून व्यवस्था है उन पे कोई डर नहीं है, वो अपना मनमानी करते हैं। और ये जो आलिम मोल्ला, ये पहली बार नहीं है। 2023 के दिसंबर में जब ईडी ने शेख शाहजहां के घर पे रेड किया था, तब जब ईडी पे हमला हुआ था, उसमें भी ये आलिम मोल्ला मूल आरोपी है। सीबीआई को इसकी तलाश है। तो आलिम मोल्ला ऐसा एक शख्स है जो अपराध करने के लिए ही संदेश खाली में जाना जाता है, ऐसे काम करने के लिए संदेश खाली में जाना जाता है। और ये भोला घोष की घटना ये साफ तरीके से दिखा रही है कि 2023 जब संदेश खाली का घटना घटी थी, इसके बाद से आज भी संदेश खाली है, चाहे शेख शाहजहां जेल में हो या फिर वो कहीं और हो। इसके साथ साथ सौरभ, क्या अभी भोला घोष के बाद और गिरफ्तारियां भी होने की उम्मीद है? मतलब काम तेजी से चल रहा है और चूंकि ये सुनियोजित कार्रवाई थी, तो हो सकता है कि कुछ और कड़ियां इसकी अब खुलें और सामने आए। अब भोला घोष के आरोप में 8 जनों का नाम था, उनमें से 4 अभी तक अरेस्ट हुए हैं। आलिम मोल्ला उसमें एकदम मूल आरोपी थे। आगे देखना पड़ेगा कार्रवाई कैसे कैसे जाती है और पुलिस इसको किस तरह से इस कार्रवाई को आगे ले जाते हैं। आज आलिम मोल्ला को बशीरहाट अदालत में उनका पेशी भी है, उसके बाद और सारी बातें सामने आएगा, ऐसा मालूम पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ दत्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि संदेश खाली घटना का जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हुआ है और इसके बाद अब कुछ और गिरफ्तारियां भी होंगी। और आपको बता दें कि एसआईआर से डरी सहमी है ममता। जी हां, पश्चिम बंगाल में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की हालत कुछ ऐसी ही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है तभी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परेशान हैं। वहीं पहली ड्राफ्ट सूची आने के बाद तो टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। पहली सूची में राज्य भर में लगभग 58 लाख मतदाताओं के नाम हट चुके हैं और यही वजह है कि अब चिंतित ममता बनर्जी आज टीएमसी के बीएलए के साथ गहन मंथन करेंगी। टीएमसी की यह महत्वपूर्ण बैठक कोलकाता नेताजी इंडोर स्टेडियम में चयनित बीएलए के साथ होगी। इसमें कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों के साथ साथ उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिलों की चुनिंदा सीटों से बीएलए को इस बैठक में बुलाया गया है। इस बैठक में चुनाव आयोग द्वारा किए गए पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन अभ्यास से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि एसआईआर पर ममता बनर्जी चिंतित हैं, जिसको लेकर के आज वो बीएलए के साथ, चयनित बीएलए के साथ बैठक करने जा रही हैं और अब उस पर मंथन किया जाएगा कि जो लाखों की संख्या में नाम हटे हैं उसके पीछे का कारण क्या है और उसके बाद किस तरीके से रणनीति को आगे बढ़ाया जाए, ऐसी कोशिश ममता बनर्जी की रहेगी। तो कुल मिलाकर के एसआईआर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चल रहा है
ममता बनर्जी को वोट बैंक का खतरा है, क्योंकि सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाया था और अब एसआईआर के निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के बाद यह उजागर होगा और जो घुसपैठिए होंगे यानी कि जो भारत के नागरिक नहीं होंगे उन्हें वोट देने के अधिकार उन्हें नहीं दिया जाएगा और उन्हें बाहर किया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। उत्तर भारत में भीषण ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में चिल्लई कलां जारी है। हाड़ कपाने वाली ठंड के 40 दिनों में कई जगह पारा -5 डिग्री तक गिर गया है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है। लद्दाख के करगिल में भारी बर्फबारी से तापमान -9 डिग्री तक गिर गया है। पुंछ में भारी बर्फबारी के बीच मुगल रोड पर कुछ लोग फंस गए हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वहीं गांदरबल में भी भारी बर्फबारी के बीच कई वाहन फंस गए हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षित रवाना किया। तो आपको बता दें कि पुंछ में बर्फबारी में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया। गांदरबल में भी भारी बर्फबारी हुई है और पहाड़ी इलाकों में भीषण बर्फबारी की वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी ठिठुरन बढ़ी है। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है, बर्फ की सफेद चादर लिपटी हुई है और ऐसे में कई सारे पर्यटक और स्थानीय लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का प्रयास लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांदरबल में भारी बर्फबारी हुई है और ऐसे में जो तमाम सारे पर्यटक जो फंसे हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। पुंछ में भी बर्फबारी में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया है। और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी गिरीश निशाना का। गिरीश, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है और उसके बाद में अब मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ रही है। जी बिल्कुल पराक्रम, आपने ठीक कहा। जहां पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है तो उसका असर जो है आप देख सकते हैं मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली भी इन दिनों कड़ाके की ठंड की मार झेल रही है। दिल्ली के अंदर इस समय काफी जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस समय जो तापमान की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास
दिल्ली एनसीआर के आसपास बना रहेगा। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी तापमान करीब 8 और 9 डिग्री के आसपास सुबह के समय बना हुआ था। और सुबह 7:10 पर दिल्ली के अंदर सूर्य देव के दर्शन होने थे। हालांकि आज घना कोहरा है, घने कोहरे की वजह से दिल्ली के अंदर आज सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं। लोगों को ठंड ज्यादा लग रही है घने कोहरे की वजह से। हालांकि जितना ज्यादा आज घने कोहरे की संभावना जताई थी, मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर के अंदर येलो अलर्ट जारी किया था। तो दिल्ली के कई इलाकों में तो घना कोहरा देखने को मिला, लेकिन नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा आज कोहरा नहीं रहा जितना कहा जा रहा था। हालांकि जो विजिबिलिटी जो है, दृश्यता जो है वो काफी है, कम से कम 400 मीटर के आसपास दिल्ली के अंदर बनी हुई है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जो यमुना के आसपास के इलाके हैं, वहां दृश्यता काफी कम है, वहां घना कोहरा है। लेकिन ये है कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह रहेगा, यानी कि जो येलो अलर्ट है वो केवल आज के लिए किया है, बाकी दिन जो है कोहरा जरूर रहेगा। हालांकि 23 और 24 तारीख को मौसम विभाग का साफ कहना है कि दिल्ली के अंदर 15 से लेकर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे कुछ कोहरा जरूर, धुंध जो है वो जरूर छटेगी, लेकिन ठंड बरकरार रहेगी। यानी कि दिल्ली वासियों को अभी जो नए साल की जो आगमन पर जो उनको वेलकम करना है, उसके अंदर जरूर दिल्ली के अंदर ठंड रहने वाली है। और यानी कि 2025 जाते जाते अपना काफी ठंड की दस्तक देके जा रहा है। इसके साथ साथ गिरीश, हमने देखा कि दिल्ली के अलावा जो उत्तर भारत के तमाम सारे इलाके हैं और दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं, उन सभी में शीतलहर का अनुमान जताया गया है। ऐसे में जो हवाई सेवाएं हैं और जो रेल सेवाएं हैं वो भी बाधित होने की आशंका है। देखिए पराक्रम, हमेशा जब भी घना कोहरा होता है उससे जो विमान जो है, हवाई यातायात है वो पूरी तरह प्रभावित होता है, रेल यातायात है वो प्रभावित होता है। जो रेलगाड़ियां हैं जो इनकी स्पीड पे थोड़ी सी रफ्तार जो है वो थोड़ी कम पड़ जाती है, क्योंकि कोहरा जो होता है, घना कोहरा, वो न केवल दिल्ली के अंदर है बल्कि दिल्ली के अलावा जो है उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो घना कोहरा वहां देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रेल जो है, रेल सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। कुछ रेलगाड़ियों के समय भी बदल दिए जाते हैं और जो हवाई यातायात है वो पूरी तरह से एक प्रभावित होता है, क्योंकि जब तक उनको परमिशन नहीं मिलती तब तक वो जो हवाई जो यातायात है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है। इसको भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और आज भी कुछ कहा जा रहा है कि जो विमान हैं वो देरी से उड़ रहे हैं, उनके समय में परिवर्तन किया गया है। बिल्कुल गिरीश, और हम ये कह सकते हैं कि देखिए हर मौसम में इस तरह की स्थितियां बनती है। और बात हम ठंड की कर रहे हैं तो दिल्ली और उत्तर भारत जो है वहां पर इसका ज्यादा असर हमको देखने को मिलता है। जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी बढ़ती है और जो मैदानी इलाके हैं वो भी उसकी चपेट में आते हैं, ऐसे में तमाम सारी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। ये भी हमने देखा, क्योंकि हमने देखा कि रेलवे की अलग से बैठक हुई, विमान को लेकर के समय पर उड़ाने हो और जो रद्द हो उसकी जानकारी यात्रियों को दी जाए, तो तमाम सारे एक्शन भी किए जा रहे हैं संबंधित विभागों के द्वारा। माफ कीजिएगा पराक्रम, मेरे को आपकी आवाज नहीं मिल पाई सही से, एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएं। बिल्कुल गिरीश, यही हमारा कहना था कि संबंधित विभाग जो है वो भी लगातार अलर्ट पर हैं और यात्रियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो इसको लेकर के भी लगातार काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश निशाना इस तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ठंड का जो प्रकोप है वो अब और ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है और चूंकि ये मौसम है, लेकिन ऐसे में सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। सलाह दी गई है कि पहाड़ों पर जो है पर्यटक अपनी पूरी सावधानी का ध्यान रखें और अनावश्यक यात्रा करने से बचें। और आपको बता दें कि बात कर लेते हैं अब बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीख तय हो चुकी है और उससे पहले इकबाल मंच के नेता उस्मान हादी की हत्या ने माहौल को और अराजक बना दिया है। भारत से लेकर अमेरिका तक यहां के हालात पर चिंता जताई गई है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। एक ईमेल इंटरव्यू में हसीना ने आने वाले चुनावों के बारे में कहा, अवामी लीग के बिना चुनाव नहीं बल्कि राज्याभिषेक होगा। यूनुस बांग्लादेश के लोगों के एक भी वोट के बिना शासन करते हैं और अब वो 9 बार चुनी गई पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर अवामी लीग पर यह प्रतिबंध जारी रहता है तो लाखों लोग प्रभावी रूप से वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे।
शेख हसीना का कहना है कि ऐसे किसी भी चुनाव से बनने वाली सरकार में शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं होगा। हसीना ने दूसरे देशों से संबंधों पर यूनुस सरकार की जल्दबाजी की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि यूनुस के पास बांग्लादेश की विदेश नीति को बदलने का कोई अधिकार नहीं है, वो चुने नहीं गए हैं, इसलिए उन्हें ऐसे रणनीतिक फैसले लेने का कोई हक ही नहीं है जो आने वाली पीढ़ियों पर असर डाल सकते हैं। और इसी के साथ न्यूज़ 10 में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।